मगर मोदी शाह को खुद भी न यकीन था कि वो जो वसुंधरा को वक्त दे रहे हैं उस वक्त में वसुंधरा कुछ ऐसा करेंगी कि मोदी शाह का वक्त बदल जाएगा। देखते ही देख तस्वीर जो वसुंधरा राजे सिंधिया की लिप लॉक किस की तस्वीर थी, बिल्कुल फ्रेंच लिप लॉक किस जिसने हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया था। एक वीडियो काफी होता है एक हुकूमत बदलने के लिए, ये किसी को समझना हो तो दो इसे मर्दों की दुनिया पर औरत के कब्जे की दास्तान भी कह सकते हैं, तो एक सास की जिंदगी में उसकी बहू का किया चमत्कार भी। इसमें एक भाई के लिए जान कुर्बान करने वाली बहन का प्यार भी है और उसी भाई का अपनी ही बहन की जिंदगी में दिए गए जख्म का सबसे बड़ा दर्द भी। जब इतनी सारी दास्तानें महज एक दास्तान में सिमटी हुई हो ना, तो वो दास्तान हम आपको यहां तो नहीं दे सकते हैं। आइए हमारे साथ भारत के दक्षिण पश्चिमी हिस्से पर अरब सागर की लहरों को अपनी टक्कर से बिखेर देने वाले बंबई के तट पर खड़ी एक हवेली के भीतर यह बरस 1953 के तीसरे महीने की 8वीं तारीख थी, जब महाराज जीवाजीराव सिंधिया और विजया राजे सिंधिया की चौथी संतान का जन्म होता है। घर में लक्ष्मी का अवतार होता है, वसुंधरा का जन्म होता है। शुरुआती शिक्षा दीक्षा स्वाभाविक रूप से घर पर अध्यापक को बुलाकर ही संपन्न कराई गई। फिर बारी स्कूली शिक्षा की आई तो महाराज जीवाजीराव सिंधिया और माता विजया राजे सिंधिया ने वसुंधरा का दाखिला कोडई कनाल के मशहूर प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल में करा दिया। स्कूल के दिन समाप्त हुए और बारी उच्च शिक्षा की आई तो वसुंधरा ने तय किया कि वो राष्ट्र विख्यात सफाया में दाखिला लेंगी। वसुंधरा बनी बनाई परंपराओं में अपनी जिंदगी जकड़ के नहीं जीना चाहती थी, मगर परिवार तो परंपरावादी था और वो भी राज परिवार, जहां बच्चियों की शादियां जल्दी करा दी जाती हैं। तो वसुंधरा के परिवार के भीतर भी वसुंधरा के रिश्ते की बात चलने लगी। चलने ही नहीं लगी बल्कि रिश्ते की खोज पूरी भी हो गई और वसुंधरा का विवाह धौलपुर महाराज हेमंत सिंह के साथ निश्चित करा दिया गया। वसुंधरा खुद अपने साक्षात्कार में बयां करती हैं कि इस विवाह को करने का उनका कभी मन नहीं था, क्योंकि अभी तो उनकी स्नातक की पढ़ाई भी नहीं पूरी हुई थी, मगर घर वालों का दबाव और सबसे खास वसुंधरा के भाई माधवराव सिंधिया का दबाव। माधवराव सिंधिया चाहते थे कि वसुंधरा का विवाह हो जाए, तो आखिरकार घर वालों के दबाव के चलते वसुंधरा ने भी अपने विवाह के लिए हामी भर दी और महज 20 वर्ष की आयु में वसुंधरा का विवाह धौलपुर महाराज हेमंत सिंह के साथ हो गया। मगर जिस संबंध में जाने की इच्छा ना हो, साथी के साथ वैचारिक तारतम्यता ही ना बैठती हो, तो अक्सर रिश्तों के बंधन जंजीरों की जकड़न सरीखे लगने लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वसुंधरा और हेमंत के बीच तकरारें शुरू हो गई, तकरारें झगड़े में बदल गईं और झगड़े तनाव में तब्दील हो गए। एक बरस होते होते वसुंधरा ने तय कर लिया था कि अब इस जंजीर की जकड़न में अपनी जिंदगी नहीं खपाना चाहेंगी वो। ये वसुंधरा की जिंदगी का वो अध्याय था जहां दुष्यंत गर्भस्थ थे। ये वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में आमतौर से महिलाएं ऐसा निर्णय करने से बचती हैं, मगर वसुंधरा ने बच्चियों को सिखाया कि कैसे अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं लिए जाते हैं, परिस्थितियों का सामना किया जाता है, उनसे बचा नहीं जाता है। तकदीर का खेल देखिए, जिस ग्वालियर राजघराने से अभी 1 बरस पहले ही वसुंधरा की विदाई हुई थी, अब वही ग्वालियर राजघराना दोबारा से वसुंधरा का निवास स्थान हो चुका था। अब वसुंधरा बड़ी हो चुकी थी, विजया की सहायता कर सकती थी। तो देखते ही देखते वसुंधरा और विजया राजे सिंधिया की जोड़ी राजनीति में अपनी धाक जमाने लगी। इसीलिए विजया राजे सिंधिया ने आगामी लोकसभा चुनावों में वसुंधरा को भिंड लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे अंकित करवा दिया, मगर लोकसभा चुनाव तो हुए ही नहीं, चुनाव तो शोक सभा के हुए। इंदिरा की सहानुभूति की जिस आंधी में बड़े बड़े विपक्षी दुर्ग ध्वस्त हो गए थे, तो उस उल्टी हवा में वसुंधरा का किला बनता कैसे। 1984 के लोकसभा चुनावों में अपनी जिंदगी के पहले ही चुनाव में वसुंधरा बुरी तरह पराजित हुई। जिंदगी का पहला चुनाव और इतनी करारी शिकस्त काफी होता है एक नए नए सियासी खिलाड़ी का हौसला तोड़ने के लिए। यह विजया राजे सिंधिया बखूबी समझती थी। उन्होंने वसुंधरा का हौसला भी बनाए रखा और लगातार वसुंधरा के लिए हाथ पैर मारने भी शुरू किए। इसी बीच विजया राजे सिंधिया की मुलाकात होती है भैरव सिंह शेखावत से, यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी के पर्याय पुरुष। भैरव सिंह शेखावत से वार्तालाप के दौरान विजया राजे ने अपनी पुत्री की चिंता जाहिर की, तो भैरव सिंह शेखावत
राजस्थान की सियासत से वसुंधरा के सियासी पदार्पण की तैयारियों में जुट गए। बरस आया 1985, राजस्थान के विधानसभा चुनाव, जिन चुनावों में भैरव सिंह शेखावत ने वसुंधरा राजे सिंधिया को टिकट दिलवाया, उनकी अपनी ससुराल से, यानी धौलपुर से। धौलपुर की जनता को अपनी बहू का स्मरण अच्छे से था, सबने खूब खातिर की और 1985 के विधानसभा चुनावों में छप्पर फाड़ मतों के साथ वसुंधरा ने राजस्थान की विधायिका में पूरी धमक के साथ अपनी दस्तक सुनिश्चित कराई। देखते ही देखते संगठन के भीतर भी वसुंधरा को जिम्मेदारियां मिलने लगी। पहले भैरव सिंह शेखावत ने वसुंधरा को युवा मोर्चा में दाखिल कराया, फिर युवा मोर्चा अध्यक्ष बनवाया, फिर पार्टी संगठन के भीतर दाखिल कराया, पार्टी का उपाध्यक्ष बनवा दिया। महज 5 बरस के भीतर पहली दफा की विधायक से पार्टी उपाध्यक्ष तक का सफर तय कर लेने के कारण वसुंधरा की चर्चा होने लगी थी। इसी बीच दस्तक देते हैं 1989 के लोकसभा चुनाव और एक रैली के दौरान अचानक मंच पर खड़े खड़े भैरव सिंह शेखावत यह ऐलान कर देते हैं कि इस दफा वसुंधरा राजे सिंधिया झालावाड़ से सांसदी का चुनाव लड़ेंगी। वसुंधरा ने उस रोज के पहले झालावाड़ नाम का लफ्ज अपने कानों से सुना भी नहीं था। नई नई सियासत में आई थी, कोई अनुभव नहीं था, नए क्षेत्रों में जाने की आदत नहीं थी, और वो भी बगैर मां के साथ के या बाबूसा के आशीर्वाद के कहीं जाना पड़ेगा, ये तो वसुंधरा की कल्पना से परे था। वसुंधरा वहीं मंच पे रोने लगी तो भैरव सिंह शेखावत वसुंधरा से कहते हैं, देखो वसु, कभी कभी सियासत में रिस्क लेने पड़ते हैं, मुझे तुम्हारे साथ ये रिस्क लेना ही होगा अगर तुम्हें सियासत में ऊंचा उठाना है और तुम्हें भी अपने बाबूसा की बात माननी होगी। वसुंधरा आखिरकार झालावाड़ जाने के लिए राजी हो गई। फिर क्या, जिस झालावाड़ की धरती पर कदम रखने भर से वसुंधरा डर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते कब वही झालावाड़ वसुंधरा का घर हो गया, ये वसुंधरा को खुद भी यकीन नहीं हुआ। क्या 1989, क्या 91, क्या 96, क्या 98, क्या 99, देखते ही देखते लगातार 5 दफा वसुंधरा ने झालावाड़ की इसी धरती को नमन कर देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर अपना दाखिला सुनिश्चित कराया। और जैसा कि हमने आपको बताया, बरस 1999 कैलेंडर में दस्तक दे चुका था। केंद्र में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बन चुकी थी और वसुंधरा राजे सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भीतर बतौर विदेश राज्य मंत्री दिल्ली दरबार में काम करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बरस 2003 कैलेंडर पर नजर आने लगता है। ये वही बरस था जब राजस्थान के विधानसभा चुनाव एक दफा फिर दहलीज पर दस्तक दे रहे थे, तो वाजपेयी ने राजस्थान की ओर लगी हुई अपनी आंख से राजस्थान की तस्वीर दिखाने का आग्रह किया। राजस्थान में वाजपेयी की आंख हुआ करते थे रामदास अग्रवाल। अग्रवाल ने खुद वाजपेयी को खत लिखकर बताया कि अगर जल्द ही राजस्थान के भीतर पार्टी को नया काबिल प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिला तो आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को भारी नुकसान होने से कोई रोक नहीं सकता है। वाजपेयी को राजस्थान की चिंता हुई तो तत्काल अपने पुराने यार शेखावत से संपर्क साधा। शेखावत ने वाजपेयी को संभावित प्रदेश अध्यक्षों की सूची सौंपी। एक एक कर वाजपेयी नाम निहार रहे थे कि अचानक वाजपेयी की भौएं टेढ़ी हो गई। अचानक लिस्ट नीचे की और सामने बैठे शेखावत की आंखों में आंखें डाल के बोले, वसु। दरअसल वाजपेयी वसुंधरा को वसु कह के पुकारा करते। वो तो राजस्थान से कोई खास जुड़ाव भी नहीं रखती है, ना प्रदेश के संगठन से उस कदर रूबरू है। तब शेखावत ने वाजपेयी से कहा, मगर वसु के पास वो है जो राजस्थान के किसी और चेहरे के पास नहीं है। वाजपेयी ने कहा, क्या? शेखावत ने कहा, जातीय समीकरणों को साधने की अद्भुत अदा है वसु के पास। वाजपेयी ने कहा, जातीय समीकरण साधने की? चलो मान लिया वसु ग्वालियर राजघराने की बेटी हैं तो राजपूत वोट सज जाएगा। जाट राजघराने में उनका ब्याह हुआ है तो चलो जाटों को साध लेंगी, मगर यही तो जातियां तो हुई। तो सामने बैठे शेखावत ने कहा, वसु का एक रिश्ता आप भूल रहे हैं। वसुंधरा के पुत्र दुष्यंत का विवाह हो चुका है और दुष्यंत की पत्नी निहारिका गुर्जर राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। तो एक तरीके से वसुंधरा गुर्जरों की समधन भी हुई। तो राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू और गुर्जरों की समधन, ये 3 रिश्ते राजस्थान के जातीय समीकरणों को साधने के लिए पर्याप्त हैं और केवल वसु का ही चेहरा है जिसके अंदर वो चुंबकत्व है जो इन 3 सबसे बड़े जातीय ध्रुवों को एक कर सूबे में पार्टी की सत्ता बना सकता है। वाजपेयी को शेखावत की बात जच गई
और वसुंधरा राजे सिंधिया को केंद्रीय मंत्री के पद से विदाई देकर बतौर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के लिए रवाना कर दिया गया। आगामी विधानसभा चुनावों में छप्पर फाड़ वोटों के साथ वसुंधरा ने ताजपोशी मुकर्रर की। आहिस्ता आहिस्ता वसुंधरा का मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरी सकुशलता के साथ रफ्तार पकड़ रहा था, मगर तभी वसुंधरा के इस निष्कंटक साम्राज्य में कहीं सुदूर से उड़कर एक कांटा आकर गिरा। कांटा मोदी का था, मगर यह कांटा गुजरात से उड़ के नहीं आया था, उत्तर प्रदेश से उड़ के आया था। क्योंकि ये मोदी नरेंद्र मोदी नहीं, ललित मोदी हुआ करते थे। दरअसल ललित मोदी के पिता कृष्ण कुमार मोदी और वसुंधरा राजे सिंधिया की मां विजया राजे सिंधिया एक दूसरे की पूर्व परिचित थी, तो अगली पीढ़ी में दोस्ती होना कोई अचरज की बात नहीं थी। 90 के दशक के उत्तरार्ध से ही वसुंधरा और ललित में दोस्ती हो चुकी थी। जब वसुंधरा राजस्थान के तख्ते पर बैठी तो ललित मोदी को राजस्थान में और अधिक दिलचस्पी हो गई। क्रिकेट प्रशासक तो थे ही, अब देखते ही देखते राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी बन गए ललित मोदी। जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम के ठीक सामने रामबाग पैलेस 5 स्टार होटल में ललित मोदी का एक सूट मानो उनका घर हो चुका था। पुरुष वर्चस्ववादी समाज है, तो कई मीडिया घरानों ने वसुंधरा और ललित मोदी को लेकर कई आपत्तिजनक तथ्यों को भी परोसा। बातें जो भी रही हों, मगर ललित मोदी और वसुंधरा की इस यारी ने राजस्थान की सियासत में एक नया रंग जरूर डाल दिया। वसुंधरा और ललित मोदी की जुगलबंदी आहिस्ता आहिस्ता परवान जरूर चढ़ रही थी, मगर ललित मोदी एक बड़े शक्ति ध्रुव के तौर पर नजर आते आते कब लालच के शिकार हो गए, ये उन्हें खुद भी ना इल्हाम हुआ। ललित मोदी आहिस्ता आहिस्ता मनी लॉन्ड्रिंग के दलदल में फंसने लगे, और चूंकि उनका नाम वसुंधरा राजे के साथ जुड़ा हुआ था, तो मोदी के माथे पे लगे कलंक की कालिख वसुंधरा के दामन में भी नजर आने लगी। मगर समस्या यहीं समाप्त होने वाली नहीं थी। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो वसुंधरा के दामन में यह कालिख नजर आ रही थी, और दूसरा वक्त नजदीक आ रहा था चुनावों का, जिन चुनावों में वसुंधरा को इस कालिख की कीमत चुकानी पड़ी सत्ता के सिंहासन से। ललित मोदी नाम के इसी ग्रहण ने मानो वसुंधरा के सियासी सफर पर ग्रहण लगा दिया। वसुंधरा राजे सिंधिया सत्ता से बेदखल हुई, दोबारा अशोक गहलोत सत्ता पर विराजे, और नए सिरे से शुरू हुआ वसुंधरा राजे का संघर्ष। यह वसुंधरा के जीवन का नया अध्याय था, जहां वो बतौर विपक्षी नेता सरकार को घेरने का प्रयास कर रही थी और लगभग सफल भी हो रही थी। मगर तभी वसुंधरा की कुंडली में एक और ग्रहण लगता है। यह ग्रहण एक तस्वीर की वजह से लगा था। तस्वीर जो वसुंधरा राजे सिंधिया की लिप लॉक किस की तस्वीर थी। बिल्कुल फ्रेंच लिप लॉक किस, जिसने हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल ला दिया था। देश ही नहीं, दुनिया भर में इस तस्वीर की चर्चा होने लगी थी। दरअसल दिल्ली में आयोजित होने वाली एक इंडस्ट्रियल समिट के दौरान बायकॉन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड की मालकिन किरण मजूमदार शॉ का अभिवादन करते वक्त वसुंधरा और किरण मजूमदार की तस्वीर कुछ इस कदर क्लिक हुई कि तस्वीर में वसुंधरा और किरण मजूमदार का यह लिप लॉक किस साफ तौर से स्पष्ट नजर आ रहा था। वसुंधरा से इस तस्वीर पर तमाम स्पष्टीकरण मांगे गए। वसुंधरा ने स्पष्ट रूप से कहा यह एक अभिवादन था, इसकी तस्वीर खींची गई, ये एक निजी मामला है, इसको सार्वजनिक क्षेत्र में ना लाया जाए। मगर हिंदुस्तान के भीतर अक्सर निजी बातें सार्वजनिक बातों पर भारी ही नजर आती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया की इस तस्वीर ने वसुंधरा की छवि पर ऐसा ग्रहण लगाया कि वसुंधरा को 1.5-2 बरस के लिए राजस्थान से दूर जाना पड़ा। वो राजस्थान से दूर जरूर हुई थी, मगर उनकी नजरें अभी भी राजस्थान पर टिकी हुई थी। देखते ही देखते दौर आता है 2012 का। नए सिरे से राजस्थान के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी बढ़ने लगती है। वसुंधरा हर कीमत पर दोबारा ताजपोशी चाहती थी, इसीलिए राजस्थान के भीतर चुनावों से पहले ही हर तहसील में एक रैली करने का संकल्प ठाना और राजस्थान की हर तहसील जाकर एक रैली की, वहां के लोगों को संबोधित किया, सरकार के खिलाफ माहौल बनाया। और देखते ही देखते राजस्थान में वसुंधरा का जादू एक दफा फिर लोगों के सर चढ़ के बोलने लगा। यह वही दौर हुआ करता था जब देश के सियासी क्षितिज पे नरेंद्र मोदी नाम के सूर्य के सूर्योदय का कालखंड नजदीक आ रहा था। 2013 विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो अभूतपूर्व बहुमत के साथ वसुंधरा राजे सिंधिया की ताजपोशी मुकर्रर हो चुकी थी। 163 सीटों का प्रचंडतम बहुमत हासिल किया था वसुंधरा ने। मीडिया ने कहा यह मोदी मैजिक है, तो वसुंधरा ने तपाक से कहा यह सिर्फ मोदी का मैजिक नहीं है। और नरेंद्र मोदी की शख्सियत को जो भी समझता है
वो आसानी से समझ जाएगा कि मोदी और वसुंधरा के बीच तल्खी की शुरुआत तो इसी एक वाक्य से हो चुकी थी, जब वसुंधरा ने राजस्थान की जीत का सेहरा मोदी के सर पर बंधने से रोक लिया। 2014 में नरेंद्र मोदी की दिल्ली में ताजपोशी हुई तो सबसे पहली अड़चन मोदी ने वसुंधरा की राह में रख दी। वसुंधरा से राजस्थान कोटे से मंत्रियों के नाम मांगे गए थे, जिसमें वसुंधरा ने अपने बेटे दुष्यंत सिंह का नाम भी दिया था, मगर मोदी ने ताजपोशी से पहले ही स्पष्ट कर दिया था कोई नेता पुत्र नहीं चलेगा, किसी भी नेता पुत्र को मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो वसुंधरा ने अपने तेवर दिखाते हुए राजस्थान से किसी भी शख्स का नाम दिया ही नहीं। हालात इतने नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके थे कि नागपुर को हस्तक्षेप करना पड़ा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हस्तक्षेप के बाद वसुंधरा एक राज्य मंत्री का नाम संस्तुत करने के लिए तैयार हुई, मगर यह मोदी शाह को साफ इशारा था कि वसुंधरा मोदी शाह के आगे झुकने वाली नहीं है। मगर आहिस्ता आहिस्ता मोदी का मैजिक दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगा तो अमित शाह का ताकत, उनकी मजबूती, संगठन पर उनका रकबा लगभग निष्कंटक हो चुका था। सिर्फ एक ही कांटा नजर आ रहा था, राजस्थान, जहां वसुंधरा का खूंटा अभी भी गड़ा हुआ था और इसलिए शाह मन बना चुके थे ताकत के बूते वसुंधरा का खूंटा राजस्थान की धरती से उखाड़ देने की। दिल्ली से शंखनाद होता है राजस्थान विजय का और जंगे मैदान बनता है प्रदेश अध्यक्ष का पद, जिस पद पर अब तक वसुंधरा के विश्वास पात्र अशोक परनामी बैठा करते थे। मगर शाह ने दिल्ली से आदेश थमाया, परनामी का इस्तीफा होगा और प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विराजेंगे शाह के विश्वास पात्र गजेंद्र सिंह शेखावत। मगर वसुंधरा को यह मंजूर नहीं था। वसुंधरा ने शाह का संदेशा यह कहकर लौटा दिया कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बैठेगा तो वही जिसे मैडम वसु चाहेंगी। दिल्ली से शाह का दोबारा संदेशा गया और इस दफा आदेश में तल्खी और बढ़ चुकी थी कि जल्द से जल्द गजेंद्र सिंह शेखावत की ताजपोशी की जाए। मगर वसुंधरा ने संदेशा दोबारा लौटा दिया। कुछ दिन और गुजरे, शाह ने तिबारा संदेशा भेजा और इस दफा सख्त हिदायत के साथ कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर ताजपोशी नहीं की गई तो वसुंधरा राजे का इस्तीफा भी लिया जा सकता है। यह वसुंधरा के सम्मान पर सबसे बड़ा आघात था। अब तक शाह जयपुर पर चढ़ाई करने का मन बना रहे थे, मगर शाह के जयपुर पर चढ़ाई करने से पहले ही वसुंधरा ने पूरी ताकत के साथ दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। राजस्थान हाउस में एक एक कर विधायकों का तांता लगने लगा। राजे ने बगावत का इशारा कर दिया था। इशारा मिलते ही दिल्ली दरबार के कान खड़े होने से पहले कान खड़े हुए नागपुर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मोदी शाह को हिदायत दी कि येदियुरप्पा वाला काम दोबारा मत करिए, ये वसुंधरा राजे सिंधिया है, इनके साथ तालमेल मिला के चलिए, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है। मगर वो दौर भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम दौर था, तो मोदी शाह किसी के आगे झुकने वाले नहीं थे। शाह ने भी तय कर लिया था कि इस दफा वसुंधरा की एक नहीं चलने देंगे। वसुंधरा बगावत करती हैं तो करें, यही सोच के शाह और मोदी ने वसुंधरा को खूब मौके दिए कि अपनी पूरी ताकत जुटा के देख लीजिए, मगर अगर हम चाहेंगे तो पार्टी के भीतर आपकी एक नहीं चलने देंगे। मगर मोदी शाह को खुद भी नहीं यकीन था कि वो जो वसुंधरा को वक्त दे रहे हैं उस वक्त में वसुंधरा कुछ ऐसा करेंगी कि मोदी शाह का वक्त बदल जाएगा। देखते ही देखते विधायकों की गिनती दहाई में पहुंची, दहाई से सैकड़ा पार कर गई और देखते ही देखते वसुंधरा के खेमे में 113 विधायकों ने अपना नाम दर्ज करा लिया। 113। और इन 113 विधायकों की सूची के साथ जब वसुंधरा ने आला कमान के सामने अपनी ताकत का इजहार किया तो मोदी शाह को कोई रास्ता ही नहीं सूझा, क्योंकि यह तादाद इतनी थी कि वसुंधरा अकेले अपने दम पे राजस्थान के भीतर अपनी सरकार बना देंगी, वो भी तुरंत, तत्काल। भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला सिंहासन से उठकर बाहर और वसुंधरा राजे सिंधिया अपने इन्हीं 113 विधायकों के साथ दोबारा सत्ता पर बैठ जाएंगी। नुकसान सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह का होगा। वसुंधरा को 1 इंच खरोंच भी नहीं आएगी। मजबूरन अभी 3 महीना पहले जिस नागपुर की सलाह को दरकिनार कर मोदी शाह अपनी बात पर अड़े हुए थे, उसी नागपुर के दर पर दोबारा संघम शरणम गच्छामी का उद्घोष करते हुए मोदी शाह पहुंचे। तब जाके नागपुर ने वसुंधरा के साथ संपर्क साधा, जिसके बाद विजयी मुस्कान के साथ
राजे अपने साथी विधायकों के साथ जयपुर लौटी। चंद महीने गुजरे और फिर दिल्ली की ओर से प्रस्ताव आया प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर। एक नाम भिजवाया गया दिल्ली से वसुंधरा राजे की ओर और नाम था मदन लाल सैनी, सीकर से आने वाले लो प्रोफाइल राज्यसभा के मेंबर, जिन पर वसुंधरा को भी कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि वो वसुंधरा गुट के ही थे। सियासी पंडित कह रहे थे शायद ये वसुंधरा के दोपहर के सूरज की रोशनी है और अब इसके बाद सांझ की यात्रा शुरू होगी, मगर किसी को यकीन नहीं था कि सांझ की यात्रा से पहले ही भरी दोपहरी में अंधियारा हो जाएगा और वसुंधरा के दमकते अपराह्न के सूर्य पर राहु ऐसा ग्रहण लगाएगा कि वो ग्रहण तत्काल उसी क्षण वसुंधरा के सियासी मुस्तकबिल में सूर्यास्त का कालखंड ले आएगा। और वसुंधरा की कुंडली में ये राहु कोई और नहीं, वसुंधरा खुद थी। उनका तेवर था, उनके काम करने का ढंग था, या यूं कह लें वो एक कलेक्टर था जिसे भरे मंच पर सबके सामने वसुंधरा ने इतनी बुरी तरह डांटा कि डर के कारण उस कलेक्टर का बीपी इतना बढ़ गया कि तत्काल उसे दौरा पड़ गया, उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया। यकीनन वसुंधरा को उस रोज यही लगा होगा कि ये डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हो रहा है, मगर वसुंधरा को शायद इल्हाम नहीं था कि ये वही रोज था जिस रोज के बाद वसुंधरा और उनकी समूची सरकार वेंटिलेटर पे चली गई थी। क्योंकि उस रोज डॉक्टर को फटकारती वसुंधरा का वीडियो बना लिया गया था और देखते ही देखते ये वीडियो राजस्थान के लाखों लाख स्मार्टफोन की स्क्रीन पर उतरने लगा। देखते ही देखते हवाओं का रुख बदलने लगा। एक वीडियो काफी होता है एक हुकूमत बदलने के लिए। ये किसी को समझना हो तो 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव का रुख कर ले, जहां समूचे राजस्थान में गांव गली नुक्कड़ चौक चौराहे मेड़ पगडंडी ये माहौल बन चुका था। एक नारा लोगों की जुबान पर आ चुका था, रानी रूड है। और उस रोज वसुंधरा की जुबान से निकलते हुए लफ्जों में तैरता हुआ लहजा वसुंधरा की रूडनेस ही दिखा रहा था, जिस रूडनेस ने समूचे राजस्थान में रानी के खिलाफ माहौल बना दिया। और इसी एक वीडियो ने रानी से उनके ताज की बलि ले ली थी। 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो रानी सत्ता से बेदखल हो चुकी थी और वो दिन था और आज का रोज दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से रानी का जनाधार खिसका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह रानी के भीतर अनुशासनहीनता और विनम्रता का अभाव है, ऐसा तमाम वरिष्ठ पत्रकार दावा करते हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की यह कहानी यहीं तलक, फिर मिलेंगे किसी नए किरदार के साथ, किसी नई दास्तान के साथ।